जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना। जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना, क्योंकि ये उसके हाथ में भी खुशबू छोड़ देते हैं जो इन्हें मसल कर फेंक देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, महेश आनंद यूनियन एकेडमी एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोड ट्यून परीक्षा के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म बुक से टेस्ट सीरीज को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पीछे 5 टेस्ट सीरीज को सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग छठा टेस्ट सीरीज को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है 51 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और लघुत्तम समापवर्त यानी कि LCM क्रमशः 6, 6 और 36 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। हम इस बात को जानते हैं, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा इंटू मसा होता है। बस इस पे हमको क्या करना है, पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसव और मसक के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या 12 दिया हुआ है, दूसरी संख्या मुझे पता नहीं, और इसका लसा कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, और मसा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। इससे ये कट जाएगा 12 × 36, तो x का मान क्या आ गया 18। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति के लिए ये पूरा उसका यात्रा है, तो यहां से यहां तक मान लेते हैं कि आधा होता है, और यह x दूरी है, और फिर यहां से यह x दूरी है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी हमारी? कुल दूरी का मतलब हो जाएगा कि 2x है। अब ध्यान देने वाली बात है, समय दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे समय इक्वल टू समय, समय को समय के बराबर कर देंगे। आधे दूरी को चलने में वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो समय क्या लगेगा x/20 प्लस आधी दूरी को किस चाल से चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है 30, और इन दोनों समय को जोड़ने पर जो आता है वह 10 घंटे का समय लगता है। तो x का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो कुल दूरी हमारा निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये चला जाएगा तो 30 और ये यहाँ चला जाएगा तो 20, डायरेक्ट लिखते हैं। यानी कि 50x बटा यहाँ हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 600 गुना कर दिए इसको, या 30-20 भी आप लिख सकते हैं। देखिए आप बिल्कुल लिख सकते हैं 30 × 20 = 10। देखिए 1 0 से 1 0 गायब हो गया, और ये यहाँ से कट गया 5 चौको, अर्थात x का जो मान आया 4 × 12 120 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, कुल दूरी का मतलब हुआ 2x, तो यहाँ हम लिख देंगे कुल दूरी बराबर 2x है, तो x का मान तो हम निकाल लिए हैं, कितना आया है 120, अर्थात 12 दूना 24 240 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कहता है ए, बी और सी। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क का, जैसे कह रहा है आप वैसे सजा दीजिए। ABC का चर्चा किया, हम सजा दिए। A, B और C किसी काम को क्रमशः 10 दिन, यहां जो लिखते हैं बार बार हम बोलते हैं कि ऊपर जो हम लिखेंगे वो टाइम लिखते हैं। 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? यानी कि क्वेश्चन में कहता है A, B और C तीनों क्या होगा, मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमने ऊपर जो लिखा टाइम लिखा, और इसको इफिशियंसी ज्ञात करेंगे। इसकी इफिशियंसी हो जाएगी यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा आपको 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब टोटल की इफिशियंसी मिल के कहा है तो हम मिलाएंगे, जोड़िए इसको 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। इसमें होता क्या है कि एक जगह जितना इन दोनों, देखिए 10 6 60
15 चौका 60 और 20 तिया 60, तो 13 में कितना से गुना करके ये भी बन जाए 60 और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसे लिखेंगे, इसको देखिए 13 में हम कितना से गुना कर दें कि यह 60 बन जाए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी यहाँ वाला मान हमने y मान लिया, तो ये हो जाएगा 13, 13 चौका कितना होता है 52, 13 चौका 52 और 52 और 8 कितना हो जाएगा 60 और बट्टा में हो जाएगा 13, अर्थात 4.8/13 दिन इसको यह कार्य को पूरा करने में लगेगा। इस तरीके से इस पर का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहता है कि यह एक वृत्ताकार पार्क है, उसके बाद में कहता है अंदर की ओर ऐसे, अंदर की ओर ऐसे, अंदर की ओर ऐसे, अंदर की ओर बोल रहा है, अंदर की ओर बोला है, यानी कि ये रास्ता जो बनेगा ऐसे बनेगा, तो यहां पर जो ये रास्ता बन रहा है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये वृत्ताकार पूरे का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर 1386 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार पार्क का मतलब हुआ वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 1386। उसके बाद में इसका मान रखेंगे 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर 1386 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यह 11 से भी कट रहा है और यह 2 से भी कट रहा है, तो पहले 11 से काट के इसको छोटा करेंगे। 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 एक कम 11, उसके बाद में यहाँ पे बच रहा है 11 दूना 22, उसके बाद में यहाँ से बच रहा है 11 छक 66, उसके बाद ये 2 से कटेगा हमारा, तो कितना बच जाएगा 63 बच जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 7 × 63, ये इधर से जाके गुना हो गया। तो आप बताइए कि आर का मान क्या होगा। देखिए ये 9 7 63 बचा हुआ है इसमें, तो एक तो 7 उस 7 के बदले में डबल 7 होगा, तो एक 7 निकल गया और 9 के बदले में क्या हो जाएगा 3, अर्थात क्या आ जाएगा 7 3 का 21 मीटर। 21 मीटर जो है इसकी त्रिज्या हो गई पहले। अब ध्यान देने वाली बात यह है, फिर से इसको समझते हैं, यहां से लेकर और यहां तक इसका जो आर का मान है यह 21 है और इसमें 7 मीटर जो है रास्ते में चला गया, तो अब यहां से यहां जो बच रहा है ये कितना बच जाएगा 14 मीटर बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल के और इस त्रिज्या से इसका क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कि पार्क के चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल लिख देते हैं, पार्क के चारों ओर रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा, ध्यान देने वाली बात यह देखिएगा, अब इसको बड़ा आर मान लेंगे, पाई आर स्क्वायर और माइनस में कर देंगे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इस दोनों में से पाई हम कॉमन ले लेंगे और पाई कॉमन ले ही लेते हैं। देखिए तो ये आर स्क्वायर बच जाएगा, तो अर्थात एक बार हो जाएगा आर प्लस आर और एक बार हो जाएगा आर माइनस आर, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला वाला हो गया। अब ध्यान दीजिए यहां रखेंगे 22/7, उसके बाद में देखिए यहां पर जो मान हम बता रहे हैं, बड़ा वाला आर का मान 21 हो गया अब, और छोटे वाले मान का 14 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, जब दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35, और इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा 7। उसके बाद में इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 70। अब देखिए इसमें से 2 इसमें कर देंगे तो 70, तो हो जाएगा 0 का 0 और फिर हो जाएगा 7 का 7 और उसके बाद में हो जाएगा 7 का 7, 700, आप गुना करके देख लीजिएगा 770 मीटर स्क्वायर जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कहता है ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करें। यहाँ वर्ष का कोई चर्चा नहीं किया गया है, टाइम का कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो हम मान लेते हैं कि जितना भी समय होता है ना वो दोनों का इक्वल समय होता है। तो ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं करना है इसमें, ए
और बी, ये पूंजी जिस अनुपात में लगाया जाता है ना, उसी अनुपात में हमको लाभ में भी हिस्सेदारी मिलती है। तो ए का कितना है, 1,00,000 रुपया है और बी का जो है वो 1,50,000 रुपया है। तो आप बताइए 50 से कितना बार में कट रहा है, ये 2 अनुपात में कटेगा और ये 3 हो जाएगा। ये पूंजी का जो है हो गया, तो लाभ भी इसी अनुपात में होगा। अर्थात इसका मतलब हुआ कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, अर्थात 5 बराबर हमारा आ रहा है 24,000 रुपया इन लोगों को तो लाभ हुआ है, 24,000 रुपया। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, काट दीजिए इसको, 4 बार में कटेगा, फिर ये कट जाएगा 8 × 5 = 40 और उसके बाद में इस पर आ जाएगा 00, इतना रुपया। अर्थात एक को जो लाभ हो रहा है 48 दूना अनुपात 2 का मान क्या होगा, 96, 9600 रुपया इसको मिल रहा है। और अनुपात 3 का मान, अर्थात इसमें 3 से हमको गुना करना पड़ेगा, तो बी को कितना मिलेगा, 0, फिर एक 0 रख देंगे और यहां रखेंगे 3 से 8 × 24 के 4 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा, 3 × 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14, अर्थात 14,400। अर्थात जिस ऑप्शन में 9600 रुपया और 14,400 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि यदि tan थीटा बराबर x - 1/4x है तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर x - 1/4x कॉमा, तो हमसे पूछ रहा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर व्हाट, क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे। जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इसमें गुना करेंगे तो देखिए 2 और ये 2 ऊपर 2 और नीचे 4, ये कटेगा तो माइनस में हो जाएगा 1/2x। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कह दिए तो दोनों तरफ इसमें अब स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर डायरेक्ट ही कर देते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, तो इससे ये कट जाएगा तो माइनस में यहां पर सिर्फ 2 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां क्या करेंगे, 4 और tan का मान जो हम जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये -4 जो है इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर और प्लस में 2 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इस बात को भी हम लिख सकते हैं 2 sec थीटा का टोटल का स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लिखेंगे 2 sec थीटा बराबर रूट अंडर sec 2x प्लस 1/2x और टोटल का होल स्क्वायर। जब इससे ये कैंसिल होगा और इधर से जब स्क्वायर को इस साइड लाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों निकलता है। तो यहां पर इसका मान जो निकल के हमारे पास आ रहा है 2 sec थीटा बराबर प्लस माइनस 2x प्लस 1/2x, क्या निकल के आ रहा है, प्लस माइनस 2x प्लस 1/2x, और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे, जब हम समीकरण 2 कह दिए इसको, तब यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 से, चाहे समीकरण ठीक है, समीकरण 2 से sec थीटा, सॉरी sec थीटा नहीं, 2 sec थीटा बराबर माइनस 2x प्लस 1/2x लेने पर। अब ध्यान देंगे क्या करेंगे, हमसे जैसे ये पूछा गया उसी रूप में लेके जाएंगे इसको। तो लिखा हुआ है sec, पहले तो लिखेंगे यहां पर 2 sec थीटा माइनस 2 tan थीटा, क्या लिखेंगे 2
tan थीटा इक्वल टू, अब देखिए 2 सेक थीटा का मान माइनस वाला हम मान ले रहे हैं इस यहां पर जो रखा हुआ है, तो लिखेंगे -2x + 1/2x और फिर रखेंगे माइनस और उसके बाद में इस मान को रखेंगे 2x - 1/2x। अब इसको सोल्व करेंगे, आप जब सोल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा -2x और फिर ये भी बन जाएगा -1/2x, उसके बाद ये बन जाएगा -2x और ये बन जाएगा प्लस में हमारा 1/2x। ये रूप ले लेगा, जब ये रूप ले लेगा, हाँ ठीक है, जब ये रूप ले लेगा तो ध्यान दीजिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 और ये -2 क्या बचेगा यहाँ पर -4x बचेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमको चाहिए 2 सेक थीटा -2 tan, इतना का ना मान ये आ रहा है इतना, तो हम यहाँ लिख देंगे सेक थीटा tan थीटा और इसमें दोनों 2 कॉमन जो लिए यहाँ लाकर क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये फाइनल रिजल्ट बच जाएगा हमारे पास -2x। एक बार हुआ, अब लिखेंगे अगेन या फिर से, फिर दोबारा, फिर क्या करेंगे अब कि समीकरण 2 से 2 सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर प्लस 2x + 1/2x लेने पर क्या मान आता है, ध्यान दीजिएगा। फिर से वही क्रिया करेंगे, हम लोग रखेंगे 2 सेक थीटा -2 tan थीटा बराबर, तो 2 सेक थीटा का मान जो प्लस में आ रहा है ये है, तो लिख देंगे 2x + 1/2x माइनस 2x - 1/2x। अब फिर से ध्यान दीजिए, अब ये इसमें एंट्री करेगा तो क्या बन जाएगा 2x + 1/2x माइनस 2x + 1/2x का रूप ले लेगा और इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये जो मान आया है 2 सेक थीटा -2 tan थीटा का मान आया हुआ है, इस दोनों में से फिर से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा सेक थीटा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों जुटेगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास, ये बचेगा 2/2x ऐसे बन जाएगा, देखिए, और उसके बाद में इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें का ये जो 2 कॉमन है यहाँ आकर फिर से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, अर्थात 1/2x बन जाएगा। अर्थात हमने देखा, इसलिए लिखेंगे अब यहाँ पर सेक थीटा tan थीटा बराबर 2 मान हमारे पास आ रहा है, पहले 2 वाला मान दिया हुआ तो हम भी 2 वाला ही मान लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस में 2x, उसके बाद में या दिया हुआ है ऑप्शन में तो हम भी यहाँ या लिख देंगे, उसके बाद में बट्टा में 2x लिख देंगे और जिस ऑप्शन से यह मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी है ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग सीपी लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर एसपी लिखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें रुपया और वस्तु का चर्चा किया होता है तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में रुपया लिखते हैं और बाटा में वस्तु को लिखते हैं, यानी कि 10 में 6 निकाल खरीदा है और बेच कितना में रहा है 6 रुपया में 4 की दर से बेच रहा है। उसके बाद में इसको इधर गुना करा दीजिएगा तिरछा, तो ये इसका एसपी और सीपी निकल जाएगा, अर्थात 10 चौका कितना हो जाएगा 40, ये रुपया में बदल गया, 40 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा है और ये इससे में गुना करेंगे तो बन जाएगा 36। देखिए इसमें ये 36 रुपया में। आप बताइए कि किसी वस्तु को 40 में खरीद कर 36 रुपया में बेच रहे तो आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने रुपये की इसमें हानि हो रही है, तो 4 रुपये की हानि हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हानि प्रतिशत हम लोग ज्ञात करेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर 4 रुपया हानि और बटा हमेशा सीपी यानी कि क्रयमूल्य होता है, अर्थात 40 गुना 100%। तो कितने का इसका हानि हो गया, ध्यान दीजिए 4 से 4 कट जाएगा, उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात 10% की इसको हानि हो रहा है। जिस ऑप्शन में 10% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है यदि √15
रूट में 15 बराबर 3.88 है, तो पूछता है क्वेश्चन में कि √5/√3 बराबर व्हाट, यानी कि मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके क्वेश्चन को ऐसा नहीं किया जाता है कि क्या किए कि √5 का मान निकालिए, √3 का मान निकालिए और भाग दिए जा रहे हैं, वैसे नहीं करेंगे। इसका संबंध दिया रहता है, इसको बनाएंगे ऐसे, इसको लिखेंगे रूट में 5/√3 और देखिए यहाँ 15 का मान दिया हुआ है। क्या करेंगे कि यह 15 बन जाएगा, तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, नीचे भी 3 से गुना कर देंगे, तो इसका मान जो है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3.88 और भाग देंगे, ये 9 बन गया तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 3 हो जाएगा। जब आप इससे भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? 3 एकम 3, दशमलव है दशमलव दे देंगे, 3 दूना 6 बन जाएगा, यहाँ पर 28 बन गया, 9 3 का 27 हो जाएगा। उसके बाद में 1 बचा, उसके बाद 10 बन जाएगा तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई और लगातार 3 उसके बाद आते रहेगा, इसलिए उसके ऊपर क्या करेंगे? हम रेकरिंग दे देंगे। तो जिस ऑप्शन में 1.293 के ऊपर रेकरिंग, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। ये भी क्रयमूल विक्रयमूल जो चैप्टर लाभ हानि होता है उससे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है यदि 15 शर्ट का क्रयमूल 10 शर्ट के विक्रयमूल के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्रयमूल मतलब क्या होता है? सीपी, अर्थात 15 का सीपी इक्वल टू 10 के एसपी के बराबर है। अगर कट रहा है तो आप यहीं पे काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 का सीपी इक्वल टू 2 का एसपी, और ये इसका मान होता है और ये इसका मान होता है। यहाँ सब निकाल लीजिए। सीपी बराबर 2 रुपया, इसको समझ लेते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा एसपी बराबर 3 रुपया, क्योंकि लाभ हानि हमेशा रुपया पर ही होता है और यह मान लिए यहाँ पर। तो कितना का लाभ हो रहा है? 1 रुपया का लाभ हो रहा है, अर्थात यहाँ पर अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो 1 बट्टा कितना पर? 2 पर, गुना कितना हो जाएगा? 100%, जिसका अर्थ हो जाएगा 50% हमको लाभ होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती है। एक निकासी नलिका सी है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर सभी तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, इसमें जैसे कहा वैसे सजा देंगे। एक को 12 घंटे का समय लगता है भरने में, तो यहाँ प्लस लिखेंगे इसके सामने। फिर बी को भी 16 घंटे का समय लगता है भरने में, तो इसके सामने भी। ऊपर जो भी हम लिखते हैं वो टाइम लिखते हैं, नीचे इफिशियंसी लिखेंगे। और सी को इसको खाली करने में 8 घंटा समय लगता है, तो इसके सामने माइनस लिखेंगे। इसकी इफिशियंसी निकालिएगा तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा और इससे भाग दे दीजिएगा। इसका इफिशियंसी निकालिएगा तो यहाँ पर आएगा 4, देखिए 48 आएगा। 12 चौका 48 और 16 3 48, और ये हो जाएगा हमारा 8 छक 48। अब इफिशियंसी का क्वेश्चन में बोला तीनों मिला के, जैसे ही तीनों को मिलाने जाएंगे ए बी सी को, तो इसकी तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी? 4 3 7 जुटेगा और ये 6 घट जाएगा, तो इसकी इफिशियंसी जो होगी वह 1 हो जाएगी। तो आप बताइए कि यहाँ भी 48, यहाँ भी 48 और यहाँ भी 48, तो एक में हम कितना से गुना कर दे कि भी 48 बन जाए, तो हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 48 से, और टोटल मान घंटा में है तो कितनी क्या हो जाएगा? 48 घंटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? हम जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू, यानी कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। डिस्टेंस, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की अपनी लंबाई और किसी पुलिया को, किसी बड़े पुल को पार करता है तो उसकी लंबाई किसी दीवार की लंबाई को ऐड किया जाता है। दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 800 प्लस में 1200, और मीटर में दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और किलोमीटर प्रति घंटा में हमारा चाल दिया हुआ है 120, गुना कर देंगे 5/18, तो यह चाल जो है मीटर प्रति सेकेंड में बदल गया, और गुना हो जाएगा हमारा क्या? समय। बस हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां से एक जीरो से, इसमें से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अगर इसको 2 से काटिएगा तो ये 6 बन जाएगा,
6 बन जाएगा तो, और ये 5, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, तो एक जीरो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये जोड़ लीजिए तो कितना जाएगा, आसान हो गया। 20 = 6 बट्टा में 18 और गुना में समय हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर भी यहाँ इससे ये कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुना कर देंगे तो समय जो आया हमारा निकल के 60 सेकंड आया, 60 सेकंड आया, अर्थात 60 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 मिनट होता है। और जिस ऑप्शन में 1 मिनट दिया हुआ है वही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, और ये बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि √2 - √3 का स्क्वायर ... है, अर्थात कहता है कि एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या या एक परिमेय संख्या, इसकी पहचान करनी है। ध्यान दीजिएगा इसमें करेंगे क्या हम लोग, जैसे दिया हुआ है वैसे इसका स्क्वायर हम लोग इसमें कर देंगे। आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट वाला स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बचेगा, a² + b² - 2 √2 × 3 हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है 5 - 2 √6 हो जाएगा। अब इसकी पहचान करनी है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या की प्राकृत संख्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े होइएगा। देखिए 5 जो है यह एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट में 6 जिसमें भी रूट लगा होता है और वह पूर्ण रूप वर्गमूल नहीं निकल पाता है तो वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसके लिए भी एक ये होता है कि परिमेय संख्या प्लस हो उसमें या माइनस अगर उसी में अपरिमेय संख्या होता है तो यह फाइनल रिजल्ट इसका जो होता है यह अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इस तरीके से यह जो संख्या आप तैयार, देखिए ये परिमेय अब माइनस अपरिमेय, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा अपरिमेय, अर्थात यह जो संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी 12 cm है। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्वेश्चन होता है ना, ये जो मान यहां दिया रहता है उसी के आधार पर समझा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 cm बराबर 50,000 cm। तो क्वेश्चन में कहता है कि 12 cm बराबर व्हाट, तो क्वेश्चन हो जाएगा 12 cm। तो 12 cm का मतलब क्या हो जाएगा, 50,000 गुना क्या कर देंगे 12, और cm में ही रहेगा। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है, ऑप्शन पर भी ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन में का जो ऑप्शन है उसमें किलोमीटर में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, cm को पहले मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में बदल गया। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा। अब इसको काट दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से 3 0 और यहां से 3 0, उसके बाद 1 0 यहां से और 1 0 यहां से कट जाएगा। उसके बाद इस 5 से ये कटेगा तो यहां 2 हो जाएगा, और इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा 6 किलोमीटर का दोनों शहरों के बीच में 6 किलोमीटर की दूरी है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद एक काम छोड़ देता है। बी शेष काम कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए 25 दिनों में पूरा करता है। ऊपर बार बार हम समझा रहे हैं कि ऊपर जब हम लिखेंगे वो टाइम लिखेंगे, यहां पर हम टाइम लिखेंगे, और बी इस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। इससे पहले आप इसकी एफिशिएंसी ज्ञात कीजिएगा, तो यहां हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। उसके बाद अब क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी मिलकर, तो ए और बी मिलता है और 5 दिनों तक काम करता है। जैसे कर हम उसे सजा दे रहे हैं, पहले ए और बी मिलता है, 5 दिन काम करता है। उसके बाद ए जो है काम छोड़ के चला जाता है, बी शेष कामों को पता नहीं कितने दिनों में पूरा करता है। यही क्वेश्चन हो जाएगा। और पूरा काम का बात किया जाए तो टाइम और इफिशिएंसी के गुणनफल को हम काम कहते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा।
यही इक्वेशन तो हमको पूरा कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा फटाफट। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सजा देते हैं, दोनों की इफिशियंसी को मिलाएंगे तो हो जाएगा 9। कितने दिनों तक काम किया इस इफिशियंसी के साथ, 5 दिनों तक, प्लस ए भाग गया, काम छोड़ दिया, तो बी काम कर रहा है किस इफिशियंसी के साथ, 5, और पता नहीं ये कितने दिनों तक काम करेगा, और टोटल काम हमारा 100 हो जाएगा। एक इक्वेशन तैयार हो गया, इसको सोल्व कर लेना है। 9 × 45 जब घटेगा तो 55 बचेगा, और 5 से इसमें जब भाग देंगे तो 11 × 5 = 55। कितना दिनों में पूरा करेगा, 11 दिनों में पूरा करेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि 4, 4, 5, 7, 6, 7, 12, 3 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका में ध्यान देने वाली बात यह है, अगर यह सम संख्या में होता है ना तो बीच की 2 संख्या को लेकर 2 से भाग दे दिया जाता है इसको जोड़कर, और विषम संख्या में होता है, विषम संख्या कहने का मतलब इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर 9 में है यानी कि जो छांटने के बाद बीच में बच जाता है पूरा, और जो बीच में विषम में होता है तो बीच वाली जो होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें सबसे पहले किया जाता है अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में सजाया जाता है। इसको बढ़ते या घटते क्रम में किसी एक में सजाया जाता है। तो मान लिए कि हम इसको आरोही क्रम में सजा रहे हैं। आरोही क्रम में सजाने पर बिना सजाए इसको बनाइएगा तो गलत हो जाता है। अब सजाएंगे तो पहले सबसे छोटा रखेंगे तो 3 रख दिए, उसके बाद 4, उसके बाद डबल 4 है 2 बार रख दिए, उसके बाद में 5 है तो 5 रख दिए, उसके बाद में 6 है तो 6 रख दिए, उसके बाद में 3 बार 7 है, उसके बाद में 12 है। तो करते क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि इसमें छांट देंगे। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 इधर छट जाएगा और 4 इधर छट जाएगा, जो बीच में बच गया यही तो हमारा आंसर हो जाता है इसमें। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5,225 रुपये में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ हो गया 5% छूट देने के बाद कितना बचेगा, 95%। 95% बराबर 5,225 रुपया। तो पूछता है अंकित मूल्य का अर्थ हो जाएगा कि 100%, यानी जो उस पर अंकित किया गया था 100% का 100% वो कितना है। तो हो जाएगा 5,225 भाग हो जाएगा 95 और गुना हो जाएगा 100। अब ध्यान देने वाली बात ये है, 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 19 × 5 = 95 और ये हो जाएगा हमारा 20। अब 19 से इसको भाग देंगे, जब 19 से इसको भाग देंगे तो ये हमारा कट रहा है 19 दूना 38, 14 का अंतर आएगा, उस पर 2 आएगा 42 हो जाएगा, और 19 सत्ते 133 7 हो जाएगा, और 33 और 42 में 9 का अंतर है, और उसके बाद में उस पर 5 आएगा तो 95 बन जाएगा, और 19 × 5 = 95, इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि 275 × 20, और इसको गुना कर देंगे, जो मान आएगा इसका यही आंसर हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के 0, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, उसके बाद में 2 दूना 4 है, कितना हो जाएगा 5, अर्थात उसका अंकित मूल्य जो था वह 5,500 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि शांत दशमलव हमेशा ... होता है। क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक प्राकृत संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, या एक पूर्णांक होता है। तो शांत दशमलव हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। यहां पर हम नोट देकर लिख देते हैं आंसर जो होगा इसका कि शांत दशमलव हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। ये याद करने वाली और बात है। तो इस देखिए आ गया, एक परिमेय संख्या होता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर, जिसमें एक परिमेय संख्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है यदि x बराबर √3 + √2 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, x बराबर √3 + √2
यह दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर व्हाट, यही हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर अगर एक लाइन में आप देना चाहते हैं तो इन दोनों का आप स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बच जाएगा 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों में अंतर कितना का है, एक का अंतर है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ रख दीजिएगा 5 और फिर एक बार और रखिएगा इसके बदले में 5 और इसका आंसर जो होगा वो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे कैसे समझे, इसको समझा देते हैं हम। देखिए दूसरा मेथड में लिख के इसी चीज को विस्तार करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बराबर √3 प्लस √2 और हमसे पूछा जा रहा है कि x² प्लस 1/x² बराबर व्हाट, इस पर लेके आना है। तो सबसे पहले इसमें जब स्क्वायर दिया हुआ तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो x² बराबर √3 प्लस √2 और टोटल का होल स्क्वायर करेंगे। जब आप इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बनेगा 3 प्लस में 2 और प्लस में 2 रूट में ये दोनों का गुणनफल हो जाता है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अर्थात ये जो हमारा x² का मान निकल के हमारे सामने आएगा, यह आ जाएगा 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके जगह पे मान को रखिए, तो इसके बदले में तो मान रखेंगे तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर 1/, में तो आपको क्या लिखना होगा 1/x² बराबर 1/5 प्लस √6, यानी यहाँ पर 2 है तो 2 रहने देंगे ऐसे। अब देखिए आप इसका हर परिमेकरण कीजिएगा। हर परिमेकरण एक और हम आपको रास्ता बता देते हैं, बहुत तेजी से होगा। आप इसका स्क्वायर करके देखिए कितना आ रहा है 25, इसका स्क्वायर करके देखिए 4 और 6, 6 चौका 24, अंतर 1 का आ रहा है तो जी आ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ इसमें सेम चीज रहने देंगे और सिर्फ माइनस में लगा देंगे, आंसर आ गया इसका। तो x² की जगह पर क्या रखेंगे 5 प्लस 2√6, उसके बाद में प्लस इसके जगह पर आप क्या रखिएगा, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2√6। और यही चीज हम पहले से जानते थे, इसलिए हमने यहां पर आंसर दे दिया कि ये जो मान है ना, ये जो मान है इससे ये कट जाएगा, इससे ये वाला मान कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में हमारे पास बच जाएगा 5 और 5 कितना 10। आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप बेहिचक आंसर इसका दे सकते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि प्रेक्षण 50 को, यानी कि एक प्रेक्षण जो है 50, उसको 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे नया माध्य बराबर, इसके लिए अगर सोचिए तो आप फॉर्मूला होता है नया माध्य बराबर पुराना माध्य माइनस, यानी कि अंतर जो आता है अंतर माध्य का, जो कितना का माध्य का कम बेस जो करें प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस माध्य। क्या फर्क पड़ा संख्या बदलने के बाद वो, तो आप यहां लिखिए नया माध्य बराबर हमारा हो जाएगा पुराना माध्य। पुराना माध्य कितना है हमारा 50। इच्छा हो तो यहाँ प्लस माइनस आप लगा दीजिए या नहीं भी लगाइए, सीधा डायरेक्ट प्लस लगाइए। आप प्लस लगाने से बेटर ये होगा कि यहाँ जो नेगेटिव भी होएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो कोई बात ही नहीं है प्लस। उसके बाद देखिए 50 को बदला जा रहा है, यानी कि 50 निकाल दिए, उसके बदले में हम 150 ला के जोड़ दिए, तो प्रेक्षणों की जो संख्या है कितनी है, प्रेक्षणों की संख्या 100 है, तो इसका जो फर्क जो पड़ता है सबों पर पड़ता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बट्टा में 100 100 अब निकल गया। 50 का 50 हो जाएगा, प्लस इसमें से घटेगा तो क्या बचेगा 100/100 हो जाएगा, इक्वल टू कट जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। उसके बाद में हमारा आंसर जो होगा 51 हो जाएगा। दूसरा भी तरीका है, गुना करेंगे सबको, योग निकाल के फिर घटाएंगे फिर जोड़ेंगे तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप ये समझे हुए हैं तो बेटर है। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक घन का विकर्ण 10√3 cm लंबा है तो इसका आयतन कितना है। ध्यान दीजिएगा, घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुने √3 इक्वल टू 10√3 हो जाएगा। देखिए √3 से √3 गायब हो जाएगा तो एक का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और हम जानते हैं, लिख देते हैं कि घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, तो क्या रखेंगे 10 का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 10 10 अर्थात 1000 cm क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है यदि a प्लस बी बराबर 5 और a इंटू बी बराबर 12 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर व्हाट। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए प्लस बी का, अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, इसका होल क्यू करेंगे, माइनस 3 का 3 रहने देंगे, ए इंटू बी का मान हमको दिया हुआ है, उसके बाद में फिर इसका मान हमारे पास दिया हुआ है 5 रख देंगे। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 125 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए, और 12 25 60 और 6 3 का 18 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 12 25 60 और 6 3 का 18 180 हो जाएगा। अब हम लोग इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है क्या आ जाएगा, 125 और उसके बाद में 180 इसमें से हम लोग घटा देंगे। देखिएगा यहां पर जो दिया हुआ है ना, आंसर में कुछ और दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है। ए इंटू बी का मान जो है ये आंसर मिलाएंगे अगर तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए और बी का मान जो है ये पीछे रखा है 13, इसलिए हमारा आंसर इससे मैच नहीं कर रहा है। और तो फिर यहां अब हमको क्या करना होगा, रखना होगा 13, उसके बाद में यहां पर भी हमको रखना होगा यहां पर 13, उसके बाद अब इसको गुना करेंगे हम लोग तो क्या इसका आंसर आएगा, ये यहां नहीं दिया हुआ, इससे आंसर नहीं मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा यहां पर 13 25 65 और हो जाएगा 195। देखिए 65 तिया 195। अब यहां से ये कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में आ रहा है कितना, 70। और इस तरीके से अब इसके अनुसार वो भी सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा था उसके अनुसार, तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर -70 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 कहता है यदि tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री है तो थीटा का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि दोनों को या तो कॉट में बदल लीजिए या दोनों को tan में बदल लीजिए। तो हम जानते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो हम यही चीज यहां पे लागू कर देंगे, अर्थात इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे कि कॉट 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, और डिग्री नहीं लिख रहे हैं 6 डिग्री। दोनों कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये बच जाएगा 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6। ये जाएगा इस साइड में तो क्या हो जाएगा 3 थीटा, और ये आएगा इस साइड में तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। उसके बाद इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 और 8 3 का 24 हो जाएगा, अर्थात थीटा का मान जो हमारा है 28 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि 8 वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में सुभाष की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो हम लिख देंगे पहले माना कि सुभाष की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। मान लिए कि वो x वर्ष है, नहीं भी लिखते तो काम चल जाता। अब देखिएगा प्रश्न के अनुसार अब चलते हैं। कहता है कि 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है कब, जब उसके वर्तमान आयु में 8 साल जोड़ दिया जाता है, यानी कि 8 वर्षों के बाद भविष्य में, अर्थात x का मान यहां से आप निकाल लीजिए, ये आएगा इधर तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 8 अर्थात x बराबर 4। वर्तमान में वह कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उसको 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 5 गुना मतलब हो जाएगा हमारा कि 4 साल का वह है और इसका 5 गुना अर्थात वह 20 वर्ष का कब होगा, कितने वर्षों के बाद होगा। आप बताइए कोई व्यक्ति आज 4 साल का है और वह 20 साल का हो जाएगा कितने दिनों के बाद, तो 16 वर्षों के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा 16 वर्ष। यही तो हमारा आंसर है,
ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कहता है साक्षी ने अपनी 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दिए गए संख्या में ग्राहकों को सेवाएं प्रदान की। 18, 20, 16, 17, 32, 17, 6, 16, 12, 13, 17, 28, 24, 45, 17 ऊपर दिए गए आंकड़ों, यानी कि जो ऊपर ये मान दिया गया है कि बहुलक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको देखकर ही बना सकते हैं बहुलक। तो बहुलक बराबर जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, इसको देखते हैं। तो देखिए बहुलक वो होता है जो सबसे अधिक बार जो आता है इसमें। तो सबसे ज्यादा बार कौन इसमें हमको दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा बार दिख रहा है 1 बार 17, 2 बार 17, 3 बार 17 और 4 बार 17। इससे ज्यादा 4 बार कोई भी अंक इसमें नहीं है, इसलिए बहुलक जो होगा वो हमारा 17 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें माध्यिका के बारे में फिर पूछा गया है अभी। तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, और आप जानते हैं कि यह विषम में होता है, यानी कि यह मतलब कि जैसे 15 है, 15 दिन का है तो 8 इधर हो जाएगा बीच में, सॉरी 7 इधर और 7 इधर हो जाएगा, बीच में 1 बच जाएगा, वो 15वां होगा। यानी कि माध्यिका में बीच वाला मान निकाला जाता है। तो इससे हमको साफ साफ जाहिर हो गया है कि इधर भी 7 इसमें से छटेगा, क्योंकि 15 दिन का दिया हुआ है, और 7 इस साइड भी छटेगा, और बीच में जो बचेगा अंक वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सजाने के लिए या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, कई बार हम बोल चुके, एक किसी में सजाएंगे। तो इस संख्या को पहले इधर ही सजा लेंगे, देखेंगे, और उसके बाद इसको हम टोटल को नहीं सजाएंगे। ये अगर बड़ा है तो, जब यह 15 है तो हम समझ गए कि इधर से आरोही क्रम में, मान लीजिए आरोही क्रम में सजाते जाएंगे तो जो 8वां होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 इधर छटेगा, 7 इधर छट जाएगा, और 8वां जो होगा, तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट इधर से ही गिनते हुए 8वां पे चले जाए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे, यहां पर हम इसको छाटेंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे जो छोटा है वो 6 है, यहां लिख देते हैं। उसके बाद में 6 के बाद 12 है, तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। उसके बाद में 13 है, तो हम यहाँ पर 13 लिख देंगे। उसके बाद में 13 के बाद में 16 सीधे जाता है, 16 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 16 लिख देंगे। उसके बाद इसमें समझने वाली बात यह है, 16 लिखने के बाद कि उसके बाद कौन सा अंक आता है। उसके बाद क्या दिख रहा है, 17, 17, 17, यानी लगातार 17 ही आ रहा है, 17, 17, 17 और 17। और उसके बाद इसी पर हम चेक कर लेंगे कि क्या इसमें 8वां अंक आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहीं पे हमारा आंसर हो गया, कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुलक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुलक प्लस माध्यिका, इसमें जब 2 से भाग दे देंगे, 2 है बहुलक और माध्यिका, तो इसका औसत निकल जाएगा, यही ये औसत हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि बहुलक के जगह पर क्या रखेंगे, 17, माध्यिका के जगह पर क्या रखेंगे, 17, और भाग दे देंगे 2 से। आप जब इसको जोड़ने जाइएगा तो 2 बार 17 आ रहा है, इसका मतलब 1 2 से 2 कट जाएगा, या दोनों को जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। 34 में 2 से भाग देंगे तो फिर कहां पहुंच जाएंगे, 17 पर ही पहुंच जाएंगे। और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और यह बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहता है 75 नंबर क्वेश्चन कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो कितना हो जाएगा, 4 होगा, जो 9 हो जाएगा। अब इसमें जो क्या करना है, हमको 83 से भाग दे देना है। जब भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 83 एक कम 83, घटेगा तो क्या जाएगा, 16। उसके बाद में इस पर कितना आ जाएगा, 9 आएगा, यहाँ से घटा तो 6, और उसके बाद में 1, ठीक है। उसके बाद में 2 बार में भेजेंगे इसको। तो जब 2 बार में आप भेजिएगा तो कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा। तो फिर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। उसके बाद में 2 बार में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 66 न हो जाएगा, 66 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद में ये हो जाएगा कैंसिल, उसके बाद में ये भी हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद इसके ऊपर 9 उतारेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो इसके बदले में यहाँ पर 0 उतारा जाता है। खैर हमको इससे बस नहीं है, यहाँ जो शेष आया, शेषफल जो आया इसमें से घटा देंगे 999, फिर उसके बाद 9 माइनस इसमें से 39 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9960, और जिस ऑप्शन में
9,960 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि कितने वर्षों में रुपया 1,600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2,116 रुपया हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है हमारे पास P 1,600 रुपया दिया हुआ है और अमाउंट यानी कि मिश्रधन जो बन जा रहा है वह 2,116 रुपया हो जा रहा है। उसके बाद में हमारे पास रेट दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है वह 15% का दिया हुआ है और हमसे टाइम जो है पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ऐसे हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम CI हमको निकालना है तो अमाउंट में से P को घटा देंगे, अर्थात CI जो है हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 1,600 इसमें से घट जाएगा तो 516 रुपया हो जाएगा। ये रुपया में हुआ। CI हम परसेंटेज में निकालने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे कि CI जो रुपया में प्राप्त है और मूलधन के 1% से इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 16×3=48 हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज आप लगा भी सकते हैं, 16×3=48 हो जाएगा। उसके बाद में बच जाएगा यहाँ पर कितना, 48 और 2 50 1। उसके बाद में यहाँ पर 51 हो जाएगा। उसके बाद में 31, 16×3=48, 16×3=48 और 2 50 देखिएगा 16×3=48 तो बचा यहाँ 3 और 3 के ऊपर आ जाएगा 6 तो बच जाएगा 36। तो 16×2=32, उसके बाद दशमलव दे देंगे, 4 बचा, 16×2 फिर 32 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 32 हो जाएगा तो 8 बचा और 8 बचा तो 16×5 क्या हो जाएगा 80, अर्थात 32.25% जो ब्याज है उसमें वृद्धि हुआ है। अब ये चेक करेंगे कि 15 को कितने बार A+B वाला जो फार्मूला उस पर लगाने पर ये आ रहा है, तो एक बार और एक बार 2 बार आप लगा लीजिएगा तो ये पता चल जाएगा, प्लस 15 × 15/100 हो जाएगा। इससे हमको धड़ाक से निकल जाएगा। आप जब सीख लीजिएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 15×2 = 30, यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए। अब प्लस में हो जाएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो जाएगा 225 और भागा हो जाएगा 100, तो यहाँ पे दशमलव में बन जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 30 प्लस, देखिए भाग देंगे तो 2.25%, अर्थात 32.25%। अर्थात देखिए इसको 2 बार 15 को AB वाला फार्मूला पर लगाने पर इतना प्राप्त हो रहा है, ये दोनों इक्वल कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि समय जो लगा है वो 2 साल का लगा है और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हम जानते हैं कि दूरी बराबर समय गुने चाल होता है। अब नहीं लिखेंगे फॉर्मूला को और दोनों लंबाई को जोड़ दिया जाता है तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा इक्वल टू चाल दिया हुआ है 60, इसको गुना करेंगे 5/18 से तो मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, गुना टाइम कर दिए। अब देख लीजिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद इससे इसको जब हम काटेंगे तो ये 20 बार में कट गया। इधर t बराबर क्या आ गया, 60 सेकंड आ गया, अर्थात 1 मिनट, एक मिनट। और यही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहां पर कि संख्या बराबर 5x। क्यों हमने 5x मान लिया? क्योंकि संख्या के 5वें भाग के बारे में बताया गया है। जब इसको हम भाग देंगे अब 5 से तो क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। और उस x को जब 3 से विभाजित किया जाता है, अब चलेंगे x/3 को विभाजित जब किया जाता है तो प्राप्त परिणाम कितना प्राप्त होता है, 80। और 80 के आधे, अब इसका आधा करेंगे, के 10वें भाग, इसका 1/10 के आधे और फिर इसका आधा करेंगे,
का 3 गुना होता है तो 3 से गुना करेंगे, वह संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात 5x का मान हमको क्या होगा अब यहां पर निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां हो जाएगा 40 और 40 से ये इसका मतलब ये कट रहा है 40 के दुगुना है, ये 40 दूना 80, 2 हो जाएगा। उसके बाद में x का जो मान है हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 6 3 का 18 हो गया। इसका मतलब हो जाएगा कि संख्या बराबर 5x, अर्थात लिखेंगे कि 5 गुने 18 बराबर 18 पच्चे 90, और जिस ऑप्शन में 90 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है। इसका मतलब इसमें से 3 जो है द्विघात समीकरण है और 1 नहीं है। ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। आइए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग चेक करते हैं, और जहां पर हमारा आंसर मिल जाएगा वहीं पे हम आंसर टिक कर देंगे। इसको जब आप इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2m², उसके बाद में प्लस में 6 इक्वल टू m² + 1। जब इसको इस साइड भेजेंगे तो हमें प्राप्त होगा m², उसके बाद में प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो देखिए m का जो पावर है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। जब बी को हम लोग चेक करेंगे तो तोड़ेंगे इसको, तो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² + b² मतलब 4 माइनस 2 फार्मूला का, और ये 2 कितना हो जाएगा 4y और प्लस में 1 इक्वल टू 2y माइनस में 3 हो जाएगा, अर्थात y²। उसके बाद देखिए घटेगा बढ़ेगा यही, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 और 2 कितना हो जाएगा 6y, उसके बाद यहाँ पर 5 है और आगे जुड़ जाएगा तो 5 और 8 इक्वल टू 0। हमको इससे जोड़ घटाव से बच नहीं, सिर्फ ये मान आना चाहिए, इसके पावर में 2 आया। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। जब इसको करेंगे गुना तो क्या हो जाएगा x² और प्लस में x प्लस में 8, उसके बाद में हो जाएगा ये फार्मूला है हमारा कि x² और -2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। देखिए वो ये इस वाला फार्मूला, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रैखिक समीकरण हो गया, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मतलब समूह सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। तो हम ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले को प्राइम जानने के लिए कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले, तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मस यानी कि HCF, जिनका मस 1 हो, 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इसको चेक करेंगे। आप बताइए इन दोनों का मौसा ज्ञात कीजिएगा, तो 13 से दोनों कट रहा है, 13 मौसा आ गया इसका HCF। यहाँ चेक करेंगे तो इसका HCF जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यहाँ 7 आ रहा है। इन दोनों का HCF जो है इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका जो HCF है वह 1 आ रहा है, और यहाँ पर HCF आप देखिएगा तो HCF बराबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो जिसका HCF 1 होगा वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर x% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि वह 8% की हानि उठाता है तो x का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड देखते हैं। एक होता है कि MP गुने 100 माइनस छूट, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्लस लगा देते हैं, प्रॉफिट
या लॉस होता है तो लॉस यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, वही चीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। तो एमपी जो हो जाएगा 25% अधिक है, इसका मतलब 125 गुना जो डिस्काउंट है x प्रतिशत की डिस्काउंट है, ये हमको पता नहीं है, यही हमको निकालना है। x माइनस 100 माइनस x इक्वल टू CP हो जाएगा, जो 100 हो जाएगा इक्वल टू 100, और यहाँ पे लॉस हो गया है तो माइनस कर देंगे कितना परसेंट का, 8% का, तो 8 रख देंगे। दोनों में परसेंटेज होता है, हमने दोनों को गायब कर लिया है। ये कटेगा तो हो जाएगा 4 और ये कटेगा तो हो जाएगा 5, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 500 माइनस 5x बराबर, ये घटेगा इसमें से तो क्या बचेगा, 92 बच जाएगा। इसका मतलब जब 92 ऐसे बन जाएगा तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 9 चौका 36, कितना हो जाएगा, 9 चौका 36। अब ये इधर जाके घटेगा, ये इसी को इधर लाके घटा देते हैं, इसको भेज देते हैं इस साइड, अर्थात 5x इक्वल टू 500 माइनस 368, तो हो जाएगा x बराबर, पहले इसको घटाइए, जब घटाएंगे तो यह बचेगा 100, कितना हो जाएगा 132 भागा हो जाएगा 5, अर्थात ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, आंसर हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव दे, अर्थात ये x का जो मान है 26.4% हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके का अगर हम बात करते हैं तो ये भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, a + b प्लस AB बटा 100 वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कितने परसेंट के बारे में बताया है कि जे क्या हो रहा है, वो किसी वस्तु में अंकित मूल्य पर विक्रय मूल्य से 25% अधिक कर दिया जाता है तो 25 रखेंगे, x प्रतिशत का छूट दिया जाता है तो x लिख देंगे, छूट दिया जा रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस भी लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगाते ही हैं, x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्या, 25 गुना x, 25 गुना x और बटा हो जाएगा 100, और जो फाइनल रिजल्ट आता है 8% की कमी हो जा रही है, यानी कि 8% हानि उठाता है तो माइनस में लिख दिया जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस में, माइनस 5x बटा में 4, और ये आएगा इस साइड में तो हो जाएगा माइनस में, माइनस कितना हो जाएगा 33, माइनस 33 हो जाएगा, फिर ये इधर जाके गुना हो जाएगा तो 3 चौका 12, देखिए यही चीज़ आने लगा, और माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे और फिर काटेंगे ना, 33 गुना में 4 और भाग 5, तो यही रिजल्ट आएगा 26.4%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तीसरे मेथड की बात करें, अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो तीसरे मेथड में हम लिख सकते हैं कि मान लिए कि CP जो है हमारा है 100 रुपया का, 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि MP जो है वो 125 रुपया का हो जाएगा, और वस्तु को वह 1% छूट देने के बाद वह 8% की हानि उठा लेता है, यानी कि यानी इसी में इसको घाटा लग जा रहा है, अर्थात 8% का घाटा चला गया, तो इसका मतलब ये 92 रुपया यानी कि 92 रुपया में वस्तु को बेच देता है। हम जानते हैं कि एक बात कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पर अभी क्वेश्चन हमको समझना होगा कि उसको कितना का लॉस गया, कितना का लॉस गया, यानी कि वो कितना छूट दे दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा छूट प्रतिशत बराबर कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 33 बट्टा में 125 और गुना में हो जाएगा 100%। देखिए फिर वही चीज़ आ गया 4, ये आएगा 5, देखिए वही चीज़ आ गया यहाँ वाला कैलकुलेशन, अर्थात यहाँ पर भी आएगा 26.4%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात यहाँ हम आपको लिख देते हैं स्टार देकर कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए छूट परसेंटेज जब निकालते हैं ना तो अंकित मूल्य को बट्टा में रखते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है यदि सेक थीटा बराबर 13/5 है तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है h/b, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर
13/5 दिया हुआ है। तो देखिए ऊपर वाला यानी कि इससे मान हमको निकल गया कि h बराबर 13 हो गया और b बराबर 5 हो गया। तो p का मान जो होता है ना ट्रिपलेट के अनुसार 12 होता है, याद कर लीजिए इस बात को। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर कि tan थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला भी होता है, पापा बेटा पप्पा हेलो हेलो बोल। यह जो होता है ये साइन थीटा का मान होता है, यह जो होता है ये कॉस थीटा का मान होता है, और यह जो होता है ये टेन थीटा का मान होता है। और इसी को उलट देंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, उसका मान निकल जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, उसका मान निकल जाएगा। टेन का कॉट होता है, वो भी निकल जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ को अब देखिए पहले टेन चाहिए, तो टेन में पहले पी, तो पी के जगह पर हो जाएगा 12 और बट्टा में हो जाएगा बी के जगह पर 5 आ जाएगा। माइनस साइन में आइए, साइन में पहले पी, तो पी के जगह पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा एच के जगह पर, प्लस फिर इसमें भी वही बात है, यहाँ पे हो जाएगा 5, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा 13। अब इसका कैलकुलेशन कर दिए, कितना हो जाएगा 65। जब यह कटेगा तो यहाँ बच जाएगा 13, और 13 से 12 में जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13-12 में जब गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। 156 माइनस उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 60, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 25। अब देखिए अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 35, और इसमें से जब आप 35 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 35 1, उसके बाद में 2 1, अर्थात 121/65। और जिस ऑप्शन में 121/65 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83, इसका सलूशन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। 83 में कहता है यह तालिका विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न अनुशासनों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है, और यही जो ये वो तालिका है, यही हमारा वो तालिका है। स्ट्रीम मतलब विषय कला विज्ञान वाणिज्य, और ये दिया हुआ है। कॉलेज सी में विज्ञान अनुशासनों में विद्यार्थियों की संख्या उस कॉलेज में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की का लगभग कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिए क्या बोलता है, कॉलेज सी के विज्ञान अनुशासनों में, तो कॉलेज सी ये हुआ, ये टोटल हुआ, और विज्ञान अनुशासन की बात करें तो ये हुआ विज्ञान पढ़ने वाले की संख्या उस कॉलेज में, यानी सी कॉलेज में ये टोटल हुआ में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। तो लिखेंगे प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे 540 बट्टा टोटल, कुल को जोड़िए 500 300 800 और 300 1111 और एक हो जाएगा इधर से 1210 हो रहा है। 1210 और गुना कर देंगे इसमें कितना से 100% से। अब इसको काट दीजिए, जब इसको आप काटिएगा तो ये बन जाएगा 5400 बट्टा में 121%। आप इसको काट कर देख लीजिएगा, ये लगभग 44% में कट जाएगा, और इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 5 cm की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 है। कहता है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि हम एक वर्ग बना दिए, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। कहता है कि जिसके शीर्ष 5 cm, यानी कि इसका जो ये शीर्ष हो गया ऐसे ऐसे बन जाएगा, इसका शीर्ष शीर्ष 5 cm की त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थित है। तो यहां से इसकी जो त्रिज्या है वो 5 cm है, यहां से भी हो जाएगा 5 cm ही हो जाएगा। अब बात समझने वाली बात है। अब ध्यान दीजिएगा कि वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। ध्यान दीजिएगा दोनों बराबर हो जाएगा, अर्थात अब हम यहां ऐसे लेंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास 2 गुने भुजा होता है, 2 गुने आर होता है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अर्थात वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है √2a होता है। अर्थात ये बन जाएगा 2 गुने √5, तो a का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, इससे जाकर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा 2√5। गुना कर देते हैं यहाँ ऐसे। अब हमसे पूछा गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात √2 गुने
5 का स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा √2 का तो 2 ही हो जाएगा, और 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, अर्थात 25 दूना 50 cm स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और यह लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 85। कहता है कि दिया गया पाई आरेख किसी कंपनी के अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारियों के प्रतिशत विवरण को दर्शाता है। विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों का प्रतिशत ये दिया हुआ है कि 5 क्षेत्र है, 1 2 3 4 5। प्रोडक्शन में 30%, मानव संसाधन में 8%, IT में 15%, अकाउंट्स में 25% और मार्केटिंग में 22%। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। तो ये टोटल जो है 100% कर्मचारी हैं। तो ध्यान दीजिएगा 100%, यहाँ सोल्यूशन लिख देते हैं कि 100% का जो मान है यानी कि कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 800 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है मार्केटिंग के क्षेत्र में, अर्थात ये हमसे पूछ रहा है क्या है, यानी कि 22% का मान क्या होगा। तो पूछता है कि 22% बराबर व्हाट, तो क्या करेंगे, देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से 22 गुना करेंगे तो इधर से भी 22 गुना कर देंगे, अर्थात 22 गुना 8 कर देंगे। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 8 9 16 का 6 और 16 और 1 17, कितना हो जाएगा 176। टोटल कर्मचारियों की जो संख्या होगी मार्केटिंग में वह 176 होगा। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।